हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th के लिए विज्ञान के पेपर का सलूशन, साइंस के पेपर का कंप्लीट सलूशन देखेंगे जो आपके 18 दिसंबर को होने जा रहा है पेपर, उसका कंप्लीट सलूशन। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सभी विषयों के जो पेपर है, यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे और उनमें से आपके भरपूर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, वही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। ये पेपर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरा इसका सोल्यूशन देखना है और इसके जो आंसर्स हैं उनको तैयार कर लेना अच्छे से, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार जाए। ठीक है, पहले जो हमें मिलेंगे सेक्शन ए के अंदर, वहाँ हमें 10 एमसीक्यूज मिलेंगे। कितने? 10 प्रश्न होंगे जिनमें हमें ऑप्शन में से चुनना है। ठीक है, बाईलिंगुअल पेपर रहेगा अपना, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ में ही पेपर आएगा। ठीक है, देखिए, गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में पानी किस घटना के कारण ठंडा हो जाता है? ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट बिकम कूल ड्यू टू द फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना के कारण पानी जो है अपना ठंडा हो जाता है? तो हम बोलेंगे विसरण, वाष्पोत्सर्जन, आसवन या वाष्पीकरण। मतलब डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन, डिस्टिलेशन या इवोपोरेशन। तो हो जाएगा डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, इवेपोरेशन। ठीक है ना, वाष्पीकरण के कारण गर्मियों में जो मिट्टी के बर्तन पानी रखते हैं वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन करेगा? मतलब कौन है जो ऊर्ध्वपातित हो जाएगा? तो देखिए, विच वन ऑफ फॉलोइंग विल सब्लिमेट, कौन हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन CO2, जिसको सॉलिड CO2, ठोस CO2 बोलते हैं, या डी ऑप्शन है कि सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, ऑल हो जाएंगे। इसके बारे में एक विशेष चीज ध्यान रखना कि इसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या? ड्राई आइस। ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं हम? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना तीसरा प्रश्न है। 10 एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है ना, तरल धातु, तरल अधातु का उदाहरण बताना है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड मेटल, अ लिक्विड नॉन मेटल। तो दोनों ही कंटिन्यू ही देखना है। तो देखिए, गैलियम नहीं होगा, पारा, पारा बिल्कुल तरल धातु होता है, लेकिन क्लोरीन अधातु है, लेकिन ये गैस अवस्था में होती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा अपना, जिसमें क्या होगा? तरल धातु हो जाएगा पारा, लिक्विड मेटल हो जाएगा, और तरल अधातु हो जाएगा अपना ब्रोमीन। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक से सही युग्म नहीं है? मतलब किसको सही नहीं मिलाया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स सिंबल। तो देखते हैं क्या लिखा अपने लिए। पहला है सिल्वर, सिल्वर को Ag से मिलाया, अर्जेंटम, सही है। सोडियम को Na, सोडियम का लैटिन नाम अपने होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम, याद रखिएगा, नेट्रियम। ठीक है ना, तो ये सही मिलाया हुआ है। पोटेशियम, पोटेशियम का के होता है बिल्कुल, इसका लैटिन नाम होता है कैलियम। कैलियम के कारण इसका सिंबल क्या है? के है। और गोल्ड का नहीं है, ये गोल्ड का जी नहीं होता, गोल्ड का होता है AU, AU यानी ऑरम। ठीक है ना, तो ये मतलब गलत है। ठीक है ना, मिसमैच है, तो अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। यही पूछा था कि नॉट करेक्ट पेयर, सही युग्म नहीं है, तो ये डी वाला ऑप्शन नहीं है, गोल्ड। ठीक है, अगला देखते हैं। मैग्नीशियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम कौन से नंबर पे आता है? तो आपको काउंट करना, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। 12 पे आता है, Mg आता है अपने 12 पे। ठीक है, तो शैल देखिए KLMN। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, और इसमें 2, तो 282। ये किस ऑप्शन में? देखिए, 282 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, और 281 किसका होगा? जो 11 पे आता है, मैग्नीशियम, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, ये एल्यूमिनियम का हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से जो नंबर है उसके हिसाब से हो जाएगा। फिर अगला देखिए, 2 कोशिका क्षेत्रों के नाम बताइए जिनमें अपनी आनुवांशिक सामग्री होती है। यानी नेम 2 सेल और रीजन कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो ये किस में होता है? ये होता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड।
प्लास्टिड को हम लवक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है, किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पावर ऑफ हाउस, और पावर हाउस कह सकते हैं, मतलब थोड़ा यहाँ इधर है, पावर हाउस किसे कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे, किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन हो जाएगा अपना कौन सा? बी करेक्ट। अगला देखते हैं, एक वस्तु 5 सेकंड में 20 मीटर जाती है और 5 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करती है। पहले 5 सेकंड में इतनी और दूसरे 5 सेकंड में 40। वस्तु की औसत गति क्या होगी? देखिए औसत गति कैसे निकालते हैं? औसत जब भी निकालते हैं ना, तो कुल दूरी और कुल समय, कुल दूरी का डिस्टेंस लिख दिया मैंने यहाँ और समय का टाइम लिख दिया। तो कुल दूरी देखिए, कुल दूरी 20 मीटर प्लस 40 मीटर, ठीक है, और कुल समय 5 सेकंड और प्लस 5 सेकंड, औसत गति आ जाएगी अपनी, ये हो गया अपने 60, ठीक है, और नीचे हो गया 10। अब इसको हम अगर कैंसिल कर दें तो अपने 6 मीटर पर सेकंड, तो आंसर क्या होगा अपना? 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा इसमें। अगला देखते हैं, गति समय ग्राफ के अंतर्गत जो क्षेत्र आता उसे हम क्या कहते हैं? गति और क्या बोला है, गति और समय के ग्राफ में जो क्षेत्र आता है उसे हम कहते हैं दूरी। क्या कहते हैं? दूरी, डिस्टेंस। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस, ठीक है ना। क्या देता है? डिस्टेंस, दूरी देता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 12 न्यूटन का बल लगाकर 3 केजी द्रव्यमान 1 सेकंड के लिए कार्य किया जाता है, तो वेग में परिवर्तन कितना होगा? आपको निकालना है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन मतलब क्या हो गया? सीधा सा है, अपने बोल देंगे हम, जिसको हम बोलते हैं एफ बराबर क्या होता है? एम ए, ठीक है। यहाँ पे वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। मतलब हमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालना है। तो हमको दे रखा है, देखिए फोर्स, बल अपने को दे रखा है 12 न्यूटन, और मास द्रव्यमान दे रखा है 3 केजी, ठीक है ना। ध्यान रखिए, जिसके पीछे न्यूटन होता है वो होता है बल, ठीक है, और जिसके पीछे केजी होता है वो होता है द्रव्यमान, मास, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, तो यहाँ हमको त्वरण पूछा है हमसे, ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे F इज इक्वल टू एम ए। हमको ए की वैल्यू चाहिए, तो F इज इक्वल टू ए इधर था, m जो इसके साथ मल्टीप्लाई में इसके नीचे ले आएंगे, तो F में m का डिवाइड लगाना। तो मुझे बताइए, ए हमारे पास निकालना हमको, और F का मान दे रखा है 12 न्यूटन और द्रव्यमान है 3 केजी, डिवाइड लगाएंगे तो 4, और न्यूटन अपने क्या त्वरण किसकी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऐसे लिख देंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4, किस में? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेग में परिवर्तन यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेग में परिवर्तन की दर। तो ऑप्शन अपना बी करेक्ट हो जाएगा इसमें 4, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स डैश ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्या है? बढ़ती है, बढ़ती है, ठीक है ना। ये लिखना आपको, बढ़ती है, इंक्रीज, यहाँ इंक्रीज लिखना है, ठीक है ना। ये इंक्रीज लिखा हुआ ना, इंक्रीजिंग है, इधर सिर्फ इंक्रीज करना है, ठीक है। अगला देखते हैं, क्योंकि अगर कणों का तापमान बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, अपने को फिलिप्स में कितने क्वेश्चन मिलने वाले एग्जाम में? 8 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विलियन एक मिश्रण होता है, सोल्यूशन इज ए डैश मिक्सचर। विलियन कैसा मिश्रण है? तो विलियन होता है अपने समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है ना, होमोजेनस। अगला देखते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य डैश होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डैश बिटवीन देम। तो क्या होता है? स्पेस होता है बिटवीन देम, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या होता है? रिक्त स्थान, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन, जब अपने कोशिका के अंदर ऑक्सीजन होती है तब ग्लूकोज जो टूटता है ना, पूर्ण विघटन, वो कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ये होता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो क्या लिखेंगे? द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन अ सेल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, MIT, माइटो, CHO, माइटोकॉन्ड्रिया, DRIA,
माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया लिख देंगे इसमें। अगला कार्य देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव में डूबी हुई वस्तु पर उत्प्लावन बल डैश की ओर कार्य करता है। द ब्यूएंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन अ लिक्विड एक्ट ऑन डैश डायरेक्शन, मतलब कौन सी दिशा में, तो आप बोलेंगे ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ठीक है ना, ऊपर ही लिखना है हिंदी में तो ठीक है, अपवर्ड, इंग्लिश वाले लिखे हैं अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है एटीपी का तात्पर्य क्या है। एटीपी स्टैंड्स फॉर, तो एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, एक होता है लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है, बोन टू बोन, बोन टू बोन मतलब हड्डी से हड्डी जोड़ने के लिए लिगामेंट होते हैं, और जब मांसपेशियां और हड्डी को जोड़ता है उसे कहते हैं, और लिगामेंट को हिंदी में कहते हैं कंडरा, ठीक है ना। और ये होता है अपने क्या, टेंडन, टेंडन, ठीक है, टेंडन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्व का माप है, द मेजर ऑफ इनर्शिया इज, जड़त्व का माप क्या है, जड़त्व का माप होता है अपने द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है ना, मास, क्या बोल देंगे, मास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है अपने IUPAC का पूरा नाम आपसे पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC। तो देखिए IUPAC क्या होता है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल, नाम को 2 बार जरूर लिखिएगा क्योंकि नाम में कन्फ्यूजन रहता है, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, ये नाम याद रखना। अगला है Z3 है, ठीक है, तो तत्व के संयोजकता क्या होगी, साथ ही तत्व का नाम भी बताइए, तो संयोजकता बतानी और नाम भी बताना है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों के लिए आधा आधा नंबर दिया जाएगा। इफ Z3 what would be the valency of the element, also name the element, नाम भी बताना, वैलेंसी भी बतानी है, तो क्या होगा, 3 नंबर पे आता है अपने लिथियम, लिथियम होगा, और उसकी संयोजकता, क्योंकि लिथियम कितने पे आ रहा है, Li, लिथियम लिख देंगे, ठीक है ना, लिथियम, लिथियम, और संयोजकता कितनी होगी, तो K शेल L शेल, K में 2 और इसमें 1, तो संयोजकता 1 इलेक्ट्रॉन 1 होगा, जो इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, ठीक है ना, तो संयोजकता 1 हो जाएगी और तत्व का नाम लिथियम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, उस फल का नाम बताइए जो J.J. थॉम्पसन के परमाणु मॉडल से मिलता जुलता है। नेम द फ्रूट विच रिजेंबल्स J.J. थॉम्पसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, तो कौन सा था, तो बोलेंगे तरबूज, वाटरमेलन, तरबूज के समान वो दिखता था, ठीक है, वाटरमेलन। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ, किसकी हुई थी, तो न्यूक्लियस की हुई थी, केंद्रक की खोज हुई थी, केंद्रक, किसकी खोज हुई थी, केंद्रक की खोज हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के अंदर प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होता है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल, तो कोशिका के अंदर राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है ना, राइबोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, विच इज द लार्जेस्ट सेल, यहाँ लार्जेस्ट बोले या लॉन्गेस्ट बोले, सबसे लंबी बोले तो ठीक रहेगा, तो लंबी जो कौन सी है अपने तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी बोली होता है ना, तो बड़ी यहाँ पे बड़ी मानव शरीर की नहीं है, लेकिन अलग अगर बड़ी बोलते हैं ना तो होता है अपने शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है
सबसे बड़ी कोशिका होती है इस धरती पे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और मानव शरीर की पूछे तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है, किन्हीं दो एक कोशिकीय जंतुओं के नाम बताइए, नेम एनी टू सिंगल सेल्ड एनिमल्स। तो एक हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समान गति को दर्शाने वाला दूरी समय ग्राफ बनाइए। तो देखिए, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ दैट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्पीड। जब भी ऐसा दिखाना हो तो ग्राफ आप ऐसे बना सकते हैं। नीचे वाले यहाँ हमेशा समय लेना, आपको समय टी टाइम ले लेंगे, इधर हमको दूरी ले लेंगे, इस साइड में दूरी यानी अपने डिस्टेंस, ठीक है, ले लिया। अब यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, या गैप कितना भी ले सकते हैं, मर्जी अपनी है, ठीक है ना, ऐसे ले लेंगे। और अगर एक समान गति है तो मान लीजिए यहाँ मैंने लिखा है 5 सेकेंड, ठीक है, ये है 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और नीचे वाला समय है 30 सेकेंड। और यहाँ लिख दिया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे, ठीक है ना, दूरी। तो पहला डॉट यहाँ बना, क्योंकि समान है तो समान है तो एक सीधी लाइन मिलेगी हमेशा आपको, और इस साइड इस सीधी लाइन को आपको ऐसे ज्वाइन कर देना। सीधी नहीं बन रही है पर आपको यहाँ सीधी ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है, तो एक सरल रेखा मिलेगी, ठीक है ना। इस प्रकार का आपका ये ग्राफ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावन बल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बियॉन्सी। तो जब किसी वस्तु को, ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु को पानी में इमर्ज्ड करते हैं, वाटर में इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, आंशिक रूप से डुबोते हैं, तो ऊपर की ओर एक बल लगता है। किस दिशा में, ऊपर की ओर, गुरुत्व के विरुद्ध एक बल लगता है, उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है, उत्प्लावन कहते हैं, बियॉन्ड फोर्स कहते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब, प्रणोद और दबाव में, दबाव यानी दाब में संबंध व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो इन दोनों में अपने को बताना है, क्या दोनों में संबंध बताना है। तो दाब क्या होता है, दाब बराबर प्रणोद बट्टे क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब प्रेशर जो होता है अपने, वो थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना, तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो 3 समस्थानिक कौन से होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम, ठीक है ना, ये तीनों नाम याद रखना, ये हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मिश्रण का लिखेंगे हम, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है, जबकि यौगिक जो होता है एक निश्चित अनुपात में होता है, ठीक है। इसका रेशियो कुछ भी हो सकता है, इसका रेशियो फिक्स्ड रेशियो होता है, ठीक है। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि ये अपरिवर्तनशील होता है, यौगिक अपने अपरिवर्तनशील होता है, जबकि मिश्रण को हम परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण से समझिए, जैसे अपने क्या है, मान लीजिए H2O है, ठीक है, वाटर है, और इसमें मिक्सचर में हम ले लेते हैं कि कोई भी एक मिश्रण है, मान लीजिए मिट्टी, मिट्टी के अंदर कंकड़ है, मिट्टी के अंदर क्या है, कंकड़, कंकड़ पड़े मिट्टी के अंदर, तो ये क्या है, ये अपना मिश्रण है, और ये क्या है, ये एक यौगिक है। तो इसके अंदर आप है ना इसको परिवर्तित नहीं कर सकते, और इसको परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि इसका अनुपात फिक्स है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो 1:8 होता है, ये फिक्स है। अगर इसमें हम हाइड्रोजन को 2 अनुपात कर दें, इसको 1 कर दें, तो ये काम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अनुपात फिक्स नहीं है। मिट्टी आपने ज़्यादा मिट्टी ले ली, उसमें कंकड़ कम डाल दिए, या कम कंकड़ डाल दिए, मिट्टी ज़्यादा ले ली, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिक्सचर रहेगा, वो मिश्रण रहेगा। लेकिन यौगिक में क्या होता है, यौगिक में अपने अनुपात फिक्स होता है, ठीक है। और तीसरा हम लिख देंगे कि अवयवों के गुणधर्म, जैसे इसमें अवयव क्या है अपने, इसमें पार्टिकल है अपने मिट्टी और कंकड़, इन दोनों के गुण समान रहेंगे, कंकड़ में कंकड़ जैसे गुण होंगे और मिट्टी में मिट्टी जैसे गुण होंगे। लेकिन जो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी जो बनाया है, क्या, H2 और O2 से जो पानी बनाया हमने, उसमें ना हाइड्रोजन के गुण होंगे ना ही ऑक्सीजन के गुण होंगे, एक नई चीज़ बन जाएगी, ठीक है। और
और चौथा ये बोल सकते हैं कि मिश्रण जो होता है भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं और यौगिक को हम रासायनिक विधि से अलग करते हैं, भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। ये किसी भी अनुपात में हो सकता है, इसमें अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, ये परिवर्तनशील होता है, ये अपरिवर्तनशील होता है। इसमें जो अवयव मिले होते हैं उनके गुणधर्म समान रहते हैं, इसके गुणधर्म बदल जाते हैं। ठीक है, इसको हम भौतिक विधि से पृथक कर सकते हैं और इसको हम रासायनिक विधि से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। राइट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बड़ा ही सिंपल है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को न तो हम सृजन कर सकते हैं द्रव्यमान का, न ही हम उसको विनाश कर सकते हैं। ठीक है, जो मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना, ये होता है अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अगला है गर्म दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है। वाई डज अ कूलर कूल मोर ऑन हॉट ड्राई डे। जितना दिन गर्म होगा कूलर उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। कारण क्या है, कारण है कूलर के अंदर जो पानी की मोटर चलती है, पानी चलता है, वो पानी जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतना ज़्यादा इवेपराइज होगा, वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होकर उसकी जो भाप बन के है वो अपने को ठंडक प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है। रदरफोर्ड के परमाणु जो मॉडल था उसकी सीमाएं क्या थी, मतलब लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल, कमी क्या थी। तो वो जो अपना नाभिक होता है, परमाणु होता है, उसके स्थायित्व को नहीं बता पाए। ठीक है, रदरफोर्ड डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम स्टेबल क्यों है, परमाणु स्थायी क्यों है, ये नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि नाभिक के चारों ओर जो है अपने इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो घूमते रहेंगे तो उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और घूमने से ऊर्जा नष्ट भी होगी। तो नष्ट होते होते धीरे ऊर्जा खत्म होकर इस नाभिक में गिर जाएंगे और ये एटम रहेगा ही नहीं। तो इसको ये रदरफोर्ड बता नहीं पाए। फिर अपने जो नील्स बोर आए आगे, नील्स बोर आए उनके बाद में, और उन्होंने बताया कि जो ये फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इनकी जो कक्षाएं होती हैं फिक्स कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनके कारण उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता, उनकी एनर्जी नष्ट नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो देखिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि लाइसोसोम मृत होने वाली कोशिकाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है और अपने ही एंजाइम से उनका पाचन कर लेता है और खुद भी फट जाता है। इसी के कारण हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन थे अपने, जिसमें अपने 6 क्वेश्चन थे डेड डेड नंबर के। ठीक है, ये पूरे हो गए। उसके बाद में जो अपने पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे आपको ये वाले, जिसमें 6 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। ठीक है ना, देखिए 10वां क्वेश्चन है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों माना जाता है। वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि सेल क्या होती हैं, कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। कोशिकाएं जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उनसे ही मिलकर बनते हैं उत्तक। तो शरीर की संरचनाएं कोशिका करती हैं, और वो उत्तक, उत्तक जो होते हैं क्या, ये कोशिका, कोशिकाओं से बनेंगे उत्तक, कोशिका, फिर उससे उत्तक, उत्तक से बनेंगे अंग। ठीक है, अब देखिए कोशिकाएं अपने संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों, संरचना कोशिका ने बनाई है शरीर की पूरी। ठीक है, और फिर कोशिकाओं ने मिलकर उत्तक बनाए। उत्तक किसी विशेष कार्य को करते हैं, विशिष्ट कार्य को करते हैं, इसी के कारण कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, और टिश्यू जो होते हैं अपने किसी स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं। ठीक है, किसी विशेष कार्य को करते हैं, इसलिए क्रियात्मक इकाई हो गई, फंक्शनल यूनिट हो गई, और स्ट्रक्चर क्योंकि सेल से ही पूरी बॉडी बनी होती है तो ये संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट भी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक यौगिक के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना कीजिए। आपको इनका है ना इकाई द्रव्यमान, मतलब आपको मास कैलकुलेट करना इनका। ठीक है, आयनिक कंपाउंड का मास कैलकुलेट करना तो बड़ा सिंपल है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, अपना NaCl। यहाँ पे अपने को दे रखा है Na का मास जो है 23U है, तो मैंने लिख दिया 23, और Na कितना अपने पास 1 है, तो इंटू 1 प्लस, यहाँ पे देखिए Cl के आगे पीछे 2 3 कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो Cl तो हो गया 1, और Cl का जो मास होता है वो होता है 35.5 दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लो, इंटू 1 से ही करना पड़ेगा क्योंकि Cl आपके पास एक ही है, तो इनको ऐड कर लो। तो ऐड करने पे कितना होएगा अपना 58.50। ठीक है ना, 50,
50, ठीक है। 58 होगा ना, 50538 और 58, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा। लास्ट में यू लिखना आपको ऐसे, ठीक है, यूनिफाइड मास, ठीक है। अगला देखिए पूछा है कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसको देखिए, कैल्शियम कैल्शियम कितने अपने पास, एक, और एक कैल्शियम का होता है कितना है, 40, तो लिख दीजिए 40, ठीक है, प्लस अगला अपने NO3। देखिए NO3 है ना, तो N सोडियम, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का कितना है 14, और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन एक ही है, प्लस फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं, तीन, तीन लिख दीजिए। और बाहर जो है आप दो लिखा हुआ है, तो इस दो का इन सबसे गुणा करना पड़ेगा हमको 2 से, ठीक है। तो 40 का 40 लिख दीजिए, प्लस इन दोनों 16 होते हैं 48, 48 में अगर हम 14 ऐड कर दें तो कितना आएगा अपने पास, 3 चौक 12, हासिल गई एक, और 6, 62, और 62 बार 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब 40 तो 40 ही रहेगा, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 4 और 12, 124 और 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा 164, तो कितना आएगा 164 U, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये किसका है आपने, कैल्शियम नाइट्रेट का। अब किसी का भी आपको दे, आपको बस ये ध्यान रखना कि निकालना कैसे है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, रंध्रों के कार्य बताइए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या कार्य होते हैं, तो रंध्र होते हैं, पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जो प्लांट होते हैं पौधों के ऊपर, स्मॉल टाइनी पोरस होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। इनके काम क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का विनिमय करना, जो अपने ऑक्सीजन होती है यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है, और गैसों का विनिमय CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो यहाँ से होता है। और दूसरा कार्य लिख देंगे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, इवोपोरेशन होता है, वो भी यहाँ होता है, ठीक है ना। तो वाष्पीकरण भी पत्तियों से, रंध्रों से ही होता है, ठीक है। रंध्र जब खोलते हैं तो यहाँ से पानी जो अधिक होता है भाप बन के उड़ जाता है, और गैसों का आदान प्रदान भी रंध्रों से होता है, ठीक है। अगला देखिए, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम से आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, न्यूरॉन का डायग्राम वहाँ से आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बस है जो 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को कम करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे आ जाती है, तो एक्सेलरेशन पता करना है आपको, क्या निकालना, त्वरण, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो बस का हम त्वरण निकालते हैं, किस प्रकार निकालेंगे, देखिए टाइम हमको दे रखा है, सबसे पहले टाइम लिख देते हैं, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ठीक है। फिर है शुरुआत वाली जो गति, कहाँ से, जब हमने देखा तो इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत वाली प्रारंभिक वेग है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखिए टाइम सेकंड में, तो ये प्रति घंटा है, किलोमीटर और पर आवर बोला है, तो इसको हम चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, इनटू करेंगे किससे, 5/18 से। ये कैसे आता है, ये आप अच्छे से जानते हैं कैसे आता है, ठीक है ना। कैसे कि जब भी किलोमीटर कितना होता है 1000, और इसमें सेकंड कितने होंगे, तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 60 मिनट में सेकंड होते हैं अपने 60, ठीक है। तो 60 × 60 कर सकते हैं हम, ठीक है। 60, यहाँ थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, ये 1000, और इसमें कर देंगे 60 × 60, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, ये अपने 2 से चला जाएगा 5 टाइम, ये 2 से 3 टाइम, तो नीचे आ गया 6×3 = 18, ऊपर 5, ठीक है। तो ये इस प्रकार आता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर आपको उल्टा करना हो, मतलब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर चेंज करना है, तो 18 ऊपर 5 नीचे, 18 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं इसको, काट दो 2 से, ये 9 टाइम, ये 40 टाइम, अब नहीं कट रहा है, तो ये बन गया अपने 200, 4×5 = 20, 200/9। तो इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में आ चुकी है अपनी, ध्यान रखिएगा इसको, कितनी आई है 200/9, ठीक है। अब फाइनल निकालते हैं, तो फाइनल क्या होगी अपने, फाइनल हमको कितनी दे रखे हैं 60, ठीक है। तो 60 × 5/18, इसको भी करते हैं, काटते हैं, 6 से चले जाएंगे दोनों, ये 10 बार गया, और 6 से ये 3 बार गया, तो ये हो जाएगा 50/3। तो अब देखिए तीनों चीज़ें लिख दीजिए, टाइम आपके पास 5 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, यू आपके पास 200/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और
वी कितना था अपने पास 50/3 ये था मीटर पर सेकेंड। अपने क्या त्वरण चाहिए, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये वाला, ठीक है। ये जो अपने पहले इक्वेशन है उससे बनता है, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हमारे पास सिर्फ त्वरण ही चाहिए हमको। v कितना है, v है अपने पास 50/9, सॉरी 3 है ना, 50/3, और माइनस करना है इससे, माइनस कितना करना है 200/9, ठीक है। और नीचे क्या है अपने, नीचे है ये, यहाँ से इक्वल हटा देते हैं, नीचे है अपने समय, समय कितना 5 सेकेंड, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम आएगा इन दोनों में, तो एलसीएम कितना आएगा 9 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कितना 9 एलसीएम आया, ठीक है। तो उसमें भाग दिया तो हो जाएगा ये 150 हो जाएगा, और इधर कितना था 200 था ना, तो 200 में 9 सेम आएगा 200, ठीक है। 200/9, और नीचे कौन था अपने 5 सेकेंड। अब ध्यान दीजिए -50/9, ठीक है। और नीचे कितने हैं सेकेंड, कितना अपना टाइम 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड। 200 ये इससे माइनस किया ना 150, 1 सेकेंड, वापस पीछे वाले देखते हैं, 50/9, और टाइम है अपना 5 सेकेंड, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए। जब आगे सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा इसमें 1 पॉइंट, अब माइनस में आएगा, रीज़न क्या अभी हमने देखा, माइनस में आना 1.1 ऐसा कुछ आंसर आएगा। अपॉन में रखो तो 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी इस स्क्रीन पे सब कुछ डेटा लिखना थोड़ा मुश्किल रहता है, इस वजह से पूरा सोल्यूशन यहाँ मिल नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाकी वाला पहले वाला इरेज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके फाइनल आंसर है। प्रोसेस जो बताए वही लगाना है, यू वी आपके पास टी, ये सारे चीज़ें पढ़िए। आपको फॉर्मूला क्या लगाना, फॉर्मूला लगाना ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये जो क्वेश्चन होते हैं आपको अलग से वीडियो बना के इनको मतलब हैंड रिटन नोट्स टाइप में आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आए तो आप कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटोमोबाइल वाहन जिसका मास ये दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, कितना है 1500 kg, ठीक है, 1500 किलो है। वाहन जो है अपने 1.7 मीटर पर सेकंड के ऋणात्मक त्वरण के साथ रुक जाता है। ऋणात्मक, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोला है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ओके। रुक जाता है तो अपने आप नेगेटिव होना ही था, ठीक है ना। आपको पता करना है बल, सड़क के बीच में जो बल लगा है ना वाहन और सड़क के बीच में, मतलब आपको फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है MA, क्या होता है MA। क्या M आपके पास है, आपने कहा है कितना 1500 kg, ठीक है, इनटू A आपके पास है कितना है, माइनस यहाँ लिखेंगे 1500 kg इंटू -1.7। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण है, नेगेटिव है। तो फोर्स हमेशा जब गाड़ी रुकती है तो बल होता है विपरीत दिशा में लगता है, तो हमेशा माइनस आता है, ठीक है ना। तो ये माइनस में आएगा आंसर। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो होगा 2550 न्यूटन, ठीक है ना। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फोर्स है इसलिए न्यूटन में व्यक्त करेंगे इसको। ऐसा यूनिट बल की मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। समस्थानिक के कोई 3 उपयोग बताइए। यहाँ से आपके सेक्शन सी स्टार्ट होता है जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ठीक है ना। तो समस्थानिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें क्या होता है कि परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, ठीक है। समभारिक देखिए, जिसमें परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। याद क्या, समभारिक, भारिक यानी भार, भार यानी द्रव्यमान, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो जिनमें द्रव्यमान संख्या अलग होती है और जो सॉरी द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या भिन्न होती है, उन्हें हम समभारिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और इनके एग्जाम्पल बोलें तो एग्जाम्पल आप समस्थानिक में लिख सकते हैं, कार्बन वाला देख सकते हैं, कार्बन 6, और हो जाएगा कार्बन 6, यहाँ लिख देंगे 12, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कार्बन 6 और ये हो जाएगा अपने 14। अब देखिए दोनों में परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर सेम है और दोनों में मास नंबर है वो दोनों में अलग है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने समस्थानिक। और समभारिक में क्या होगा, समभारिक में आप लिख सकते हैं कैल्शियम, यहाँ लिखता हूँ कैल्शियम और आर्गन, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए परमाणु संख्या, परमाणु भार दोनों का सेम है, मतलब समभारिक है,
ठीक है ना। ये क्या होते हैं अपने आइसोबार है, दोनों में मास है वो सेम है, लेकिन ये आता है अपने 20 पे और ये आता है 18 पे। एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं समभारिक यानी आइसोबार, ठीक है। और एग्जाम्पल भी हो गए। अब देखिए इनके तीन उपयोग, तो तीनों उपयोग ध्यान रखिएगा। एक यूरेनियम का याद रखिए, परमाणु भट्टी में, ठीक है ना, न्यूक्लियर जो अपने भट्टियाँ होती है उनमें इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है C60 यानी कोबाल्ट 60, कोबाल्ट को CO, कोबाल्ट 60 जो होता है उसका उपयोग कैंसर में करते हैं, ठीक है। और एक होता है अपना आयोडीन 131, आयोडीन 131, ये घेंगा रोग के उपचार में होता है। किसमें, घेंगा रोग। ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से भी सवाल सीधे पूछ सकते हैं, आयोडीन का यूज़ कहाँ करते हैं, कोबाल्ट का कहाँ करते हैं, यूरेनियम का कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, इसके और में दे रखा है ये क्वेश्चन कि परमाणु के बोहर का जो मॉडल है उसको समझाइए। तो आप क्या कह सकते हैं, परमाणु जो बोहर ने मॉडल दिया था वो क्या था कि न्यूक्लियस केंद्र के बीच में होता है, उसके चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। और इन वृत्ताकार कक्षाओं का इन्होंने नाम दे दिया, पहली दे दी के, दूसरी जो है अपनी शेल इसको नाम दे दिया एल, तीसरी को दे दिया एम, और चौथी को दे दिया, चौथी यहाँ पे बना ही नहीं है ना, बना देते, चौथी को नाम दे दिया उन्होंने KLMN, ठीक है ना, इस प्रकार से नाम दे दिया, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया जो परमाणु मॉडल की कमी रह गई थी रदरफोर्ड की, कि परमाणु जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो है न्यूक्लियस, जो एटम्स होते हैं जो अपने इसमें इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस क्लास में, वो निश्चित कक्षाओं में घूमने के कारण अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते हैं, अपनी ऊर्जा नहीं खोता है, इसके कारण ये स्थायित्व तो बना रहता है इनका। उनकी कमी को भी इन्होंने दूर किया था, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि किसी भी जो अपने एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, जो फॉर्मूला होता है 2n², किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, K में, L में, N में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। मान लीजिए पहली कक्षा है अपनी, n की जगह आपको यहाँ कक्षा लिखनी है। जैसे दूसरी, पहली KLMN, आपसे पूछे कि m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये कौन सी तीसरी शेल है, तो आपने यहाँ n की जगह 3 लिख देना है। और 3 का स्क्वायर करना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और फिर 2 से गुणा करना, तो 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, ठीक है। तो ये 2n² फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, अंतर बताना बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। ये प्राचीन प्रकार के हैं, यूकैरियोटिक जिसमें सुविकसित केंद्रक होता है, इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, इसमें 80S प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें जो बाकी कोशिकांग होते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये नहीं पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं, तो ये अंतर आपको लिखने हैं। फिर है जाइलम और फ्लोएम में अंतर, ये भी बड़ा सिंपल है, तो क्या लिखेंगे, जाइलम, याद ही रख लेना कि जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है, और फ्लोएम जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं, फूड होते हैं, उसका वहन करता है, ठीक है। पौधे के हर हिस्से में भोजन को पहुंचाने का कार्य इसका होता है, जल को पहुंचाने का कार्य जाइलम का होता है। वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये किसको करेगा, अपने फूड को, ठीक है। फ्लोएम से फूड याद रखो, और जाइलम से जल याद रखो, क्योंकि ज और जल, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, ज से जल जाइलम, और फ्लोएम फूड, फ्लोएम से फूड, ठीक है ना। तो ये भोजन का करेगा और ये जल का, पहला अंतर। दूसरा, जाइलम हमेशा ऊपर की दिशा में ही पानी को भेज सकता है, क्या एक दिशीय होते हैं, क्या होता है, एक दिशीय, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये अपने सभी दिशाओं में, फ्लोएम क्या होता है, सभी दिशाओं में भोजन को भेजता है, क्योंकि पौधे को भोजन तो शाखा में भी चाहिए, हर जगह चाहिए, जड़ों में भी भोजन चाहिए, हर जगह फूड चाहिए, तो ये सभी दिशाओं में भेजता है, ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं, जाइलम जो होते हैं ये मृत कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, अधिकांश मृत कोशिका होते हैं, जाइलम रेशों को छोड़ दे तो। फ्लोएम क्या होती है, ये जीवित कोशिकाएं होती है, क्या होती है, जीवित। ये तीन अंतर आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगला है, एक लोहार जो है अपने 500 ग्राम द्रव्यमान के हथौड़े को से 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करते हुए कील ठोकता है। कील ठोकने में और हथौड़े के बीच में जो समय है 0.02 सेकंड रुक जाता है। तो हथौड़े पर कील द्वारा लगाए गए बल, आपको सीधा बल निकालना है, फोर्स निकालना है। तो जब भी आपको फोर्स निकालना हो ना, तो आपको गिवन क्या है वो देखिए पहले। एक तो पहला देखिए, जब भी आपको मास दे दे ग्राम में, तो उसको हमेशा केजी में कन्वर्ट करना है, किलो में। तो मैंने कहा मास कितना है अपने 500 ग्राम, तो इसको किलो बना दो।
तो 500 में भाग दे दीजिए 1000 का, किलो बन जाएगा, दो जीरो कैंसिल, 0.5 kg बन गया अब, ठीक है ना। अब किलो बन गया है, तो अपना मास अपने को दे दिया कितना, 0.5 kg। ओके डन है। फिर बोला है कि उसका वेग दे रखा है, ठीक है ना। वेग कितना दे रखा है, वेग दे रखा है अपने को, यू दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर अपने को टाइम भी दे रखा है 0.02 सेकेंड, ये भी दे रखा है। निकालना क्या है, निकालना है अपने को फोर्स यानी बल। तो बल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला सिंपल सा वही फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। क्या होता है, बल होता है बराबर एम ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये होता है। हमने कहा द्रव्यमान पढ़ा है भाई है, त्वरण है क्या, नहीं है। तो निकालने का सूत्र अभी हमने पढ़ा, ए बराबर वी माइनस यू बट्टे टी। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेकिन हमारे पास वी नहीं है, तो वी हमारे पास है कैसे, इन्होंने बोला कि हथौड़ा रुक जाता है, ठीक है ना। हथौड़ा क्या करता है, इतने सेकंड के लिए रुक जाता है, मतलब अंतिम वेग जो है ना, वी हम ले सकते हैं यहाँ जीरो, क्या ले सकते हैं, जीरो। तो अब हम त्वरण निकाल के फिर उसको हम एम से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कर लेते हैं, ठीक है। क्या चाहिए अपने को, एफ बराबर एम ए। तो एम कितना है, एम है 0.5, और त्वरण में अभी हमने कहा जीरो अपना अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, क्या था, प्रारंभिक वेग था अपने 20, ठीक है, बट्टे बट्टे में टाइम कितना है 0.02 सेकेंड, ठीक है। अब इसको अपने को सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। तो कर लेते हैं सॉल्व, 0.5 लिखा, ठीक है, और इनटू इसको सॉल्व करें तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, जीरो माइनस करो, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे पहले, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर दो जीरो लग जाएंगे, एक दो, ठीक है ना, दो जीरो लग जाए। और क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखना माइनस नहीं हटा सकते ना, माइनस। अब दो से अगर मैं इस 1000 को काट दूं तो ये -500 आएगा, कितना आया, -500, ठीक है। 1000 ही है ना, सॉरी 20 है ना, 20,000 है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपने 10,000, दो से काटा तो मैंने आ गया 10,000, ठीक है। अब देखिए -10,000 का गुणा करना है अपने को किससे, 0.5 से, 0.5 से अगर इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा इसका हाफ, मतलब 5,000, ठीक है। कितना, 5,000, दो जीरो लगाए थे यहाँ हमने और 20 था, ठीक है, 5,000 न्यूटन, ठीक है ना, माइनस में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा, -5,000 न्यूटन फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है ना, ये आ जाएगा आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, द्रव्यमान और भार में अंतर पूछा आपसे, बड़ा ही सिंपल है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मास एंड एन ऑब्जेक्ट एंड वेट, मास और वेट में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु का परिमाण होता है, और ये क्या होता है, भार, भार किसी वस्तु का पृथ्वी द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचने के लिए लगाए गए बल को हम भार कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान अपने अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। और भार जो होता है सदिश है, क्योंकि पृथ्वी अपने ओर खींच रही, सदिश राशि है, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक होता है अपने केजी, भार का मात्रक होता है अपने न्यूटन, ठीक है। और अंतर क्या लिख सकते हैं, और मास कहीं भी चेंज नहीं होता है, डज नॉट वेरी, कहीं भी बदलता नहीं है, द्रव्यमान बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर निर्भर करता है, पृथ्वी हर जगह अपना फोर्स अलग अलग लगाती है, ठीक है ना, तो ये बदल जाता है। अगला सेक्शन डी देखते हैं, जिसमें निबंधात्मक बड़े क्वेश्चन अपने को मिलने वाले, ठीक है। जिसमें सोडियम ऑक्साइड बनाना है आपको, आपने कहा ये रहा सोडियम, ये रहा ऑक्साइड। अब इसकी संयोजकता 11 नंबर पे आता है, एक संयोजकता, इसकी दो होगी संयोजकता, तो ये इसके नीचे ये इसके नीचे, मतलब बनेगा NaO2, Na2O है ना, क्योंकि ये दो नीचे जाए तो ये होगा अपने सोडियम ऑक्साइड, क्या लिखेंगे, Na2O, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। अगला देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो लिख दो एल्यूमिनियम और Cl क्लोराइड। क्लोरीन 17 पे आता है, इसकी वैलेंसी 1 होगी संयोजकता, और इसकी संयोजकता हो जाएगी अपने 3, क्योंकि 13 नंबर पे आता है, 2 8 और 3। और क्लोरीन की क्या होगी, 2 8 और 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक संयोजकता इसकी, ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर देगा 3 संयोजकता इसकी, तो ये इसके नीचे जाएगा और ये इसके नीचे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अच्छा क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना, ठीक है। तो बनेगा फॉर्मूला अपना Al2O3, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये होता है Mg, और ये होता है अपने OH, हाइड्रोक्साइड है ना तो OH। इसकी संयोजकता याद रखना एक होती है, Mg अपने 12 नंबर पे आता है, इसकी संयोजकता दो होती है, दो इसके नीचे एक इसके नीचे।
तो क्योंकि ये साथ में होता है तो दोनों को ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, तो बनेगा MgOH, इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है ना, ये अपने बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्कृष्ट गैसें किसे कहते हैं, ये स्थिर क्यों है, 3 उदाहरण दीजिए। तो देखिए उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं, ऐसी गैसें जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, जिनका अष्टक पूर्ण भरा हुआ होता है, ठीक है ना। और 3 गैसें कौन सी हो जाएगी, एक देखिए हाइड्रोजन हीलियम, एक तो हो जाएगी हीलियम, एक हो जाएगी अपने नियॉन जो 10 नंबर पे आती है, एक 18 नंबर पे आती है अपने आर्गन, ठीक है ना। ये 3 गैसें हो जाएगी, ठीक है, 3 उदाहरण हो गए। और स्थिर क्यों होती हैं, क्योंकि इनका अष्टक जो होता है इसके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होते हैं। और उत्कृष्ट क्यों है, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको इनके सूत्र है ना, इनके नाम लिखने हैं। तो ये क्या है, तो ये अपने एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या नाम है इसका, एल्यूमिनियम सल्फेट, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। और ये पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। अगला देखिए, रक्त के मुख्य 2 घटक बताइए। तो पहला होता है प्लाज्मा, ठीक है ना, दूसरा होता है अपने रक्त कणिकाएं, रक्त कणिकाएं, ठीक है, रक्त कणिकाएं होती हैं। और प्लाज्मा होता है, इसमें 90% होता है जल। रक्त कणिका में 3 कंपोनेंट और होते हैं, क्या होते हैं, RBC जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, याद रखिएगा। WBC जो कि अपने शरीर के रक्षा तंत्र कहलाता है, फ्रंट वॉरियर कहलाता है, रोगों से हमारे रक्षा करती हैं। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, यानी बिंबाणु बोल सकते हैं, बिंबाणु या प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि चोट लगने पे रक्त का थक्का बनाते हैं, जिससे खून बहना बंद हो जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपना, ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। ये क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन जो है अपने 6-6 नंबर के हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और बोला है रश्मि एक पार्टी में जाती है, ठीक है, उसने क्या है, ऊंची एड़ी वाले जूते पहन रखे हैं। सहेली फ्लैट जूते पहनने को बोलती हैं, क्योंकि इससे वो जल्दी थक जाएगी, नहीं तो असहज महसूस नहीं करेगी। अगर फ्लैट जूते पहनेगी तो फर्क रहेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, समुद्र तट पर ऊंची एड़ी जूते पहनने से थकान महसूस होने का क्या कारण है। तो देखिए, समुद्र तट पे जो रेत होती है ना, वो कैसी होती है, अपने गीली रेत होती है। तो ऊंची एड़ी वाले हाई हील सैंडल है ना, वो उसमें चले जाएंगे। रीजन क्या है, दबाव पड़ेगा ऊपर, क्योंकि हम जानते हैं जो दाब होता है, दाब वो क्या होता है, वो होता है अपने प्रेशर जो होता है ना, क्या होता है, थ्रस्ट, थ्रस्ट को प्रणोद, प्रणोद बट्टे एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। हील के नीचे वाला क्षेत्रफल, जैसे अपने ये हील है मान लो, ठीक है, ये हील वाले जूते हैं। अब जूते में हील तीखी होती है, जमीन में चली जाएगी, क्योंकि ऊपर भार आ रहा है, क्षेत्रफल नीचे कम है। क्षेत्रफल कम होने के दबाव ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, जिससे जमीन में चली जाएगी, जिससे इसको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है, और जिससे ये जल्दी थक जाएगी, ये कारण हो जाएगा। मुक्त पतन से आपका क्या अभिप्राय है, फ्री फॉल क्या होता है, ठीक है, क्या पूछा, फ्री फॉल क्या है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिर रही हो, जिस पर और कोई बल नहीं लग रहा हो, उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई बल नहीं लगना चाहिए, ठीक है, जिसमें चाहे हवा का प्रतिरोध बल है वो भी नहीं होना चाहिए, और कोई धक्का देना नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है ना, उसे मुक्त पतन कहते हैं, ठीक है। दाब की इकाई का नाम बताइए। तो दाब की इकाई का नाम होता है पास्कल, अपने यूनिट ऑफ प्रेशर क्या, पास्कल, पास्कल होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है गुरुत्वीय स्थिरांक की एसआई मात्रक क्या है। गुरुत्वीय स्थिरांक का जो एसआई मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है किसका, गुरुत्वीय स्थिरांक, ये इस जी का, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन अपने, इसके और मैं वो नहीं करना चाहता, आप ये कर सकते हो कि आर्किमिडीज सिद्धांत बताइए, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या था, इन्होंने कहा था अगर किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाए तो जितना उसका मास होता है उसके बराबर वो उस पदार्थ को वहाँ से विस्थापित कर देती है। इसके 2 उपयोग जो अपने पनडुब्बियाँ हैं और ये लैक्टोमीटर है, इनमें यूज़ किया जाता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग क्या होता है, P इजिकल टू, संवेग क्या होता है, P इजिकल टू mv, ये होता है। मतलब द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसे हम संवेग कहते हैं, ठीक है ना।
तो P इजिकल टू एम वी होता है, द्रव्यमान का अपने केजी होता है और वेग का मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो ये अपने संवेग का मात्रक बन जाएगा, ठीक है ना। तो संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना कि एक 10 केजी द्रव्यमान की एक घंटी है 80 सेंटीमीटर ऊपर फर्श से नीचे गिरती है, तो इस अवस्था में जो फोर्स वो लगाएगी उस संवेग की आपको गणना करनी, परिकलन करना है कि नीचे जो त्वरण है वो आपको दे रखा है इस टाइप से, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हमसे क्या पूछा है, संवेग की गणना कीजिए। संवेग क्या होता है, P बराबर एम वी, ये संवेग होता है। तो हमको m तो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना, m अपने पास 10 किलो है, लेकिन अपने पास क्या नहीं है, मास। मास है, वेलोसिटी वेग नहीं है, अंतिम वेग नहीं है हमारे पास। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो हम यूज़ करेंगे अपने कौन सा, देखिए हमारे पास चीज़ें क्या क्या है, एच इन दूरी, दूरी मान लेंगे वो है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। आप जानते हो कि दूरी जो 80 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में कभी नहीं रखना, क्योंकि अपना त्वरण किस में है, मीटर में, मीटर में। तो 80 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर बनाऊंगा, 100 से भाग लगाऊंगा, तो अपने 0.8 आ जाएगा, ठीक है, 0.8। मतलब अपने पास दूरी पड़ी है, एस पड़ा है, ठीक है, एस पड़ा है, और अपने पास ए भी पड़ा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अपने पास ए भी है, और अपने पास क्या है, ये है। और जब ये ज़मीन पे गिरेगी तो इसका अंतिम वेग भी हमको मालूम है। अंतिम वेग क्या हो जाएगा, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो वो अंतिम वेग ही निकालना हमको, ठीक है ना। अंतिम वेग तो हमको फाइंड करना है। अच्छा, ऊंचाई पर टांगी हुई तो यू अपना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, तो अपने पास यू है, एस है 0.8 मीटर, ठीक है। अपने पास जो ए है वो दे रखा है, कितना दे रखा है ए, अपने पास ए दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। ए भी दे रखा है, यू है, वी निकालना है। तो इन ये चारों चीज़ें किस में आती है, कौन से फॉर्मूले में, पहला देखिए अपना, पहला होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। आपने कहा तो हम कहेंगे इसमें टी है ही नहीं, तो नहीं निकाल सकते, हटा दो इसको। दूसरा देखो 2a, दूसरा होता है अपना s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमने कहा इसमें भी टाइम आ रहा है, टाइम अपने पास है नहीं, ठीक है ना, टाइम अपने पास इसमें नहीं है। तो तीसरी देखते हैं इक्वेशन, तीसरी होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। हमने कहा ये हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अपने को इसमें निकालना है v, ठीक है। अपने पास u है, a भी है, s भी है, ठीक है। तो इसमें वैल्यू, एक बार ये वैल्यू देख लो, इसको अभी पुट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। 2 का 2 लिख दूँ, a अपने पास 10 है, दूरी हमने 0.8 निकाली थी, और v हमको निकालना है, u अपने पास 0 है, ठीक है ना। 0 है तो इसको हटा दो, u तो, ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 था। अब इसको देखिए, इसको गुणा किया तो हो गया 20 इंटू 0.8 इजिकल टू वी स्क्वायर। इसका गुणा करेंगे अपने तो 0.8 है ना, 5 दूनी 10 और 0. ये 0.8 सेंटीमीटर ऊंचाई, गुणा कर लीजिए तो कितना बन जाएगा अपने, 8 दूनी 16 और एक जीरो लगा देंगे, और पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, बन गया वी स्क्वायर। अब जीरो के बाद ये पॉइंट है तो हटा दो, सामने है 16, इधर है वी स्क्वायर, तो वी इजिकल टू 16 आ गया अपने रूट में, तो वी बराबर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब अपने पास v आ चुका है, तो देखिए अपने पास फॉर्मूला था p इजिकल टू एम वी, जिसमें m अपने पास था 10 kg, ठीक है, इंटू v अभी हमने निकाला 4, तो 40 संवेग हो जाएगा। और संवेग का मात्रक हम जानते हैं kg, क्योंकि देखो मीटर का सॉरी मास का हो गया kg और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप इसका सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। ये आपके पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को बार बार ट्राई करिएगा, ठीक है। और अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में भी दिक्कत आती है तो आप बताइएगा, अलग से वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। बाकी सारी पेपर आपके लिए यहाँ अपलोडेड है, आपको सारे मिलेंगे, किसी में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।